Am I audible to everyone? Please reply through chat. Okay, thank you, my dear students. Let's start the class. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinik. Assalamu alaikum, my dear students. Hope that all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Okay, my dear students, क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? Okay, let's start the presentation. Yesterday we discussed about accounting and definition of accounting and purpose of accounting. These three slides have been discussed yesterday, so therefore I am going to leave these slides, and today what we are going to discuss, we are going to discuss functions and objectives of accounting. So सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबने फंक्शंस पढ़े हैं? ओके, अब तो आप लोगों के यस मिक्स हो जाते हैं, इतने सारे यस भेजते हैं आप लोग हर बात पे यस यस लिखकर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलें, अगर आपने अगर उसको गो थ्रू भी किया है, जस्ट वन टाइम ही आपने उसे देखा है, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको बहुत इत्मीनान से आराम से मेरी बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. ओके, सो मूविंग towards functions of accounting. What is the function of accounting? If you have ever read the SLO and the sequence of these functions and objective and needs in your SLO, you will find it on a same number, but the order is different. I personally decided that after the introduction of definition, yes Tariq Saab, I will definitely answer you. Tariq asked, sir, what is the difference of purpose and objectives? Is there anyone who can explain by writing in chat? What is the difference of purpose and objectives? Zahra said purpose means motive and objective means the aim. Ravia said the same words, purpose means the reasons and objective a goal. Very good, Aisha. Very good, Ravia and Zahra. Tariq, in simple words, purpose basically need of accounting, purpose of accounting. Why you perform accounting. कल हमने बात की थी तारिक, याद कीजिए प्लीज. I would be glad if you repeat the sentence, if you repeat the words.
what I said about the purpose of accounting, और मैंने लेमैन स्टाइल में भी आपको बताया कि एक अकाउंटेंट, एक बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है, एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग से क्या चाहता है, क्यों करवाता है वो अकाउंटिंग, क्यों करता है वो अकाउंटिंग। अच्छा, रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, provide information useful in making economic decision। नहीं, होप ऑफ प्रॉफिट नहीं है मेरा बेटा। देखें, पर्पस मेरा ख्याल है मुझे रिपीट करना पड़ेगा, कल हमने डिस्कस किया है लेकिन इंतहाई माजरत के साथ आप लोग भूल गए। ये इतना सिंपल वर्ड्स थे और मैंने इसको एक लेमन स्टाइल में भी आपके सामने पेश किया था, बट सरप्राइज कि आप लोग इतनी इतनी इतना सिंपल चीज को भी भूल गए। ये देख लीजिए, सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट का आंसर करेक्ट बिल्कुल मिला है, अप टू मार्क जिसको कहना चाहिए। मेरा ख्याल है नाम बताऊं मैं, अक्सा का, अक्सा ख्वाजा का जवाब मुझे बिल्कुल करेक्ट मिला है, अप टू मार्क मिला है। देखिए ना, कल हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं जो हूं जनाब, अच्छा तो ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द थिंग इज कि हमने इतना सिंपल वर्ड्स में देखा, the main information of a businessman requires is the profit or loss of his business, and this information is provided by him to him by the accounting। कुछ याद आ गया आप लोगों को? अबीर, आपको याद आया? कल भी मेरा थर्ड यूनिट था और लोड शेडिंग, आज भी मेरा थर्ड यूनिट है और लोड शेडिंग, और सारी अनशेड्यूल्ड है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब अक्सा ने भी एक डेफिनेशन दी, पर्पस मींस व्हाई इट एग्जिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इट नीड्स टू डू टू अचीव इट्स गोल्स। बिल्कुल सही। आई होप तारिक अजीज साहब को बहुत सारी चीजें, तारिक साहब को बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और ये मैंने स्पेशली उनके लिए यहाँ पर शो किया कि ये तो है पर्पस, ये तो है नीड। एक बिजनेसमैन प्रॉफिट लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग परफॉर्म करेगा, बट जब हम बात करते हैं जनाब ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव से वो कुछ हासिल करना चाहता है। वो क्या हासिल करना चाहता है, वो जब मैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट इंशाल्लाह थॉरोली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, without wasting our time, we move to functions of accounting, and functions are very simple, because if you have memorized the definition of accounting, alhamdulillah, you know the functions of accounting. Is it true? If you know the definition, if you have memorized the definition, I am sure that you know the functions of accounting too. Okay.
जी तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा इतनी देर आपसे बातें करते करते अटेंडेंस भी अगर मार्क हो जाए तो क्या बात है। चलें जी, तो हम वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की जानिब। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था द बेसिक, हमना आरिफ सेड द बेसिक रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन एंड स्टेक होल्डर्स। हाँ, गूगल से अच्छा ढूंढा है तुमने वैसे। चलो अच्छी बात है, सही है। वैसे पर्सनल नहीं कर लेना मेरे कमेंट को, बीइंग अ टीचर कह रहा हूँ, ऐसी मजाक भी कर लेता है, आपने भी तो मजाक करते हैं आप लोग। अच्छा, तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है प्यारे बच्चों? मेरे बच्चों, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को मैंने 2 स्लाइड्स में प्रेजेंट किया है। First, you can see the main function of accounting is recording. This is the basic function of accounting. It ensures that all business transaction of a financial character are correctly recorded in a chronological order. अच्छा देखें, अब इसमें कहां कौन सी ऐसी बात है जो हमें मुश्किल लगती है। ये recording is the main function of accounting. If you will not record the transaction, how you will determine the profit or loss of the business, how you will determine the position of the business. So recording is the main element. Okay, yes, Mohammed Shoaib, excellent. Basically recording is bookkeeping. इंशाल्लाह हम इस बात को आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप करेक्ट हैं, बिल्कुल आप टू द मार्क हैं। ओके, तो ये कहती हैं सर ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई थी हमें, कभी वही लिखी है। ओके ओके, हम ना बिल्कुल, मैंने चले मैं अपने वर्ड्स वापस ले लेता हूं, आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी और आपने वही लिखी है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। मेरा बच्चा के कहता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग क्या एंश्योर? इट एंश्योर दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर हो इन्वॉल्व, वो करेक्टली रिकॉर्ड हो जाए। और क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल? एग्जैक्टली, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस, डेट वाइज, बिल्कुल सही, ऑर्डरली, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन। अच्छा देखें, जो साइंस के स्टूडेंट है ना प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, मैं आप ही के लिए तो एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे बच्चों। फिर कहता हूं, सैयद अब्दुल्ला साहब नहीं है क्लास में आज? अभी आज तो आप क्लास के स्टार्ट से ही आ गए, कल एंड पर आए थे बिल्कुल। चलें बहरहाल, ओके ओके सैयद अब्दुल्ला साहब, तो आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं सैयद अब्दुल्ला? बात यह है कि बिजनेस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ही ये है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। और कैसे रिकॉर्ड किया जाए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में। अगर कोई ट्रांजैक्शन जनवरी 1 को हुई थी तो वो जनवरी 1 को रिकॉर्ड हो, कोई जनवरी 10 को इनकर हुई थी तो वो जनवरी 10 को रिकॉर्ड हो। If a transaction take place on March 2nd, then it should be recorded on March 2nd. It means you are going to record each and every transaction. Now alhamdulillah, every student is clear what is transaction. Every student know, very well knows the definition of transaction. So in accounting, what is the main function? The main function of accounting is to record what should be record business transaction. Okay, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको ये टी अकाउंट और इस तरफ लेके जा रहा हूं, सही है। द रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक पॉपुलरली नोन एज जर्नल। अच्छा, इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहता हूं ना, देखो जिस तरह आप अभी काम कर रहे हो अपने पास अकाउंटिंग का, तो आप, यू गाइज आर मेंटेनिंग अ बुक, यू गाइज आर मेंटेनिंग अ रजिस्टर, यू गाइज आर मेंटेनिंग अ नोटबुक, और यू गाइज आर मेंटेनिंग अ फाइल इन योर लैपटॉप। आर यू विथ मी? ओके, तो मेरे बच्चों बिल्कुल ऐसे ही when we record the transaction of a business, we record in some place, we record in some type of book, some type of register, that register, that book called journal.
either it is a manual journal, physical journal, or it may be a computerized journal through a software. In intermediate accounting, we do not talk about computerized accounting. We only focus, okay, हेमंत मैं रिपीट करता हूं मेरा बेटा, मैंने कहा, अब एग्जैक्टली तो वर्डिंग मैं नहीं बिल्कुल वो वाली कह सकता जो मैंने कही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने क्या बात कही। मैंने कहा कि जिस तरह आप अपनी लाइफ में इस वक्त ड्यूरिंग लेक्चर you are recording your lecture, you are writing your lecture in your register, in your notebook, in your copy, or it is might be possible that you are writing my lecture in a computer based file, in a word file, or in a notepad of your mobile phone or your laptop. Is it clear, Eamon? Yes, it means a man, a human being record things which he understand that these things should be recorded to memorize them. In the same manner, when we perform accounting, accounting record business transaction where? Accounting record business transaction in a journal. जर्नल, मैं इंशाल्लाह जर्नल को मजीद क्लियर करूंगा। जर्नल जो है JOUR, ये जॉर एक वर्ड है लैटिन, उससे निकला है और बेसिकली इसका मतलब होता है डेली बेसिस पर होने वाली चीजों को लिखना। तो हम जब जर्नल बनाएंगे इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन व्हाट इज जर्नल। बट राइट नाउ मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों, जिस तरह हम डेली बेसिस पे अपने लेक्चर्स को अपने पास नोट कर रहे हैं, बिजनेस में भी अकाउंटिंग डेली बेसिस पर होने वाली ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में होने वाले डेली बेसिस के मामलात को अपने पास लिखती है। और कहां लिखती है उन मामलात को? एक बुक में, उस बुक का नाम है जर्नल। दिस जर्नल कुड बी इन फिजिकल फॉर्म, it is a manual register, manual notebook, or it might be in soft copy, यानी कंप्यूटराइज फॉर्म। बिल्कुल सही फातिमा, यानी हम इसको एक्सेल पे भी मेंटेन कर सकते हैं, हम अब कोई सॉफ्टवेयर भी बनवा सकते हैं सॉफ्टवेयर हाउस से कि भाई हमें अकाउंटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो आपको वैसे ही वेब पर फ्रीली डाउनलोड के लिए अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके आप खुद से अकाउंटिंग कर सकते हैं। बट अभी आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग से काफी दूर हैं। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मजीद देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह हम उनके बारे में आपको ग्रेजुअली बताते रहेंगे। अभी वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम बताएंगे डेफिनेटली, ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आपको ये ना लगे कि हम जो पढ़ कर आए वो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफरेंट है। जरूर लगती है डिफरेंट, ये नामुमकिन है कि हम एकेडमिक्स को पढ़ाते हुए अगर प्रैक्टिकल को भी साथ लेके चलें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेबस को कवर करना। But I think you are getting my point. Now I am moving to the second function, which is classifying. Classification involves, जी बिल्कुल सैयद अब्दुल्ला साहब, मैं क्लासिफिकेशन पे आ चुका हूं। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा, with the objective of grouping transaction। देखिए क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व क्या हो गया? सिस्टमैटिक एनालिसिस। एक मखसूस निजाम के तहत आप ट्रांजैक्शन को गौर व फिक्र करते हैं, देखते हैं, तज्जिया करते हैं, और फिर क्या करते हैं? किसका? कौन सी ट्रांजैक्शन का? वो जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड डेटा जो आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, विद द ऑब्जेक्टिव। और क्यों करते हैं आप ये काम? क्लासिफिकेशन में आप क्यों सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मेरा ख्याल है मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में कहूंगा तो आप इंशाल्लाह वन टाइम में समझ जाएंगे। हम ये करते हैं कि हम कहते हैं जहां जहां भी कैश आया वो सारी चीजों को एक जगह जमा कर लो, ताकि पता चल जाए कब कब कितना कितना कैश आया है। जब जब कैश गया उन सारी जाने वाली कैश के ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर जगह जमा कर लो, ताकि पता चल जाए कब कब किस किस डेट पर कैश गया। इसी तरह मेरे बच्चों,
अगर ओनर ने हमसे पूछ लिया कि पिछले 6 महीनों की सैलरीज क्या हैं और हर महीने की कितनी कितनी है, तो हम हर महीने की सैलरी एक पर्टिकुलर जगह जमा कर लेते हैं, ताकि अगर ओनर हमसे पूछे कि 3 महीने की सैलरी कितनी बनती है, तो हम जल्दी से उसे टोटल बता दें। वो क्या 6 महीने की कितनी बनती है, हम उसे जल्दी से टोटल बता दें। मेरे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई? ओनर हमसे पूछे रेंट एक्सपेंस कितना है अब तक का, तो हम उसे फौरन बता दें। तो हम क्या करते हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को वी क्लासिफाई द नेचर्स विच हैव सेम नेचर, we classify the transactions which have same nature into a group. We gather all those transactions at one place. उससे क्या होता है, उससे चीजों को समझना आसान हो जाता है। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात है ना। जब चीजें स्कैटर होती हैं, जब चीजें फैली हुई होती हैं, तो हमें उन चीजों को अंडरस्टैंड करना, समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट व्हेन द थिंग्स आर इन अ ग्रुप वाइज और इन क्या कहना चाहिए कि कैटेगरी वाइज होती हैं, तो हमारे लिए हर कैटेगरी को स्टडी करना, फिर उस कैटेगरी में जाके आइटम्स को मजीद फर्दर स्टडी करना आसान हो जाता है। तो मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लेता। दिस वर्क इज डन इन द बुक्स पॉपुलरली नोन एज लेजर। देखें, जिस तरह यहां पर हम रिकॉर्डिंग करते हुए क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड करते हुए बनाएंगे एक जर्नल। तो जब जर्नल बना लेंगे, तो जर्नल में से ट्रांजैक्शंस को लेकर हम उन्हें एक मखसूस जगह अलग अलग जमा करते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे बच्चों, वी will classify same nature of transaction at one place. आपको ये बात क्लियर है? अब्दुल मोइस, डोंट वरी, दिस मीटिंग इज रिकॉर्ड इन रिकॉर्डिंग फेज। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर शेयर कर रहा हूं, और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई आई ट्राइड व्हेन आई स्टार्ट माय क्लास आई मेक श्योर दैट द रिकॉर्डिंग ऑप्शन शुड बी ऑन। इफ अगर आपको कभी लगे कि मैं भूल गया हूं ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा जी। अच्छा, तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। और क्या कमेंट आया है? सर क्लासिफिकेशन समझा दें। आप हुजैफा क्लास में नहीं थे क्या? ओके, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग पता है क्या होती है? ओके, मैं 2 लाइंस कह देता हूं हुजैफा आपके लिए, क्योंकि मैं तकरीबन इसको समझा चुका था। जब आप रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, व्हेन यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड यू वांट टू सी दैट हाउ मच कैश हैज बीन disbursed, how much cash you have collected in last 6 months, how much salaries has been disbursed, how much salaries have been paid by the organization in last 3 months, तो आप क्या करते हैं, you gather all those transactions which have same nature, which are at क्या कहना चाहिए उसको आसान लफ्जों में, कि एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। जैसे पिछले महीने भी सैलरी पे की थी, इस महीने भी सैलरी पे की है, तो हर महीने की सैलरी पेमेंट को हम एक जगह जमा कर लेते हैं। हर महीने के रेंट की पेमेंट को हम एक जगह जमा कर लेते हैं। हर महीने की एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट को एक जगह जमा कर लेते हैं। हर महीने की रिसीवेबल से होने वाली कलेक्शन को हम एक जगह जमा कर लेते हैं। ओके ओके माय डियर अब्दुल मुइस, तो क्लासिफिकेशन में हुजैफा हम ट्रांजैक्शंस को वन प्लेस पर गैदर करते हैं, और वो वन प्लेस जहां हम उसे गैदर करते हैं, उसको गैदर करने के लिए हम एक चीज बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, उसे कहा जाता है, उस बुक का नाम है लेजर। जब हम लेजर बनाएंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा, बट राइट नाउ वी आर इन इंट्रोडक्टरी फेज। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज लेजर। लेजर इज द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में, फिर जर्नल से वो मूव होती हैं कहां पर, लेजर में। हुजैफा आगे बढ़ूं बेटा, इजाजत है? आपको समझ आ गया? ओके, थैंक यू। तो मेरे बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, here the third function is summarizing
This is concerned with presenting the classified data in a readily understandable manner to both internal as well as external users of accounting information. देखें आज का लेक्चर ज्यादा है, अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा तेज चल सकूं. आप प्लीज जहां पे आपको लगे कि आपको बात समझ नहीं आ रही तो आपने कंप्रोमाइज नहीं करना. You have to write in chat box that you are not getting my point. इंशाल्लाह मैं आपकी चैट को बिल्कुल मॉनिटर कर रहा हूं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि चीजों को जिस हद तक आसान अंदाज और आसान जुबान में समझा सकता हूं समझाऊंगा. मेरे बच्चों, दिस इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा. इसका मतलब है फंक्शंस जो हैं वो डिपेंडेंट होगा एक दूसरे पर. रिकॉर्डिंग ना हो तो क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगी, और अगर क्लासिफिकेशन ना हो तो समराइजिंग नहीं हो पाएगी. तो कह रहा है दिस इज कंसर्न विथ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा. वो जो आपने डेटा को क्लासिफाई किया है ये उससे रिलेट करता है इन अ रेडिली अंडरस्टैंडेबल मैनर टू बोथ. अच्छा, तो अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मैनर में पेश करेंगे जो कि फौरन समझ में आ जाए. किसको समझ में आ जाए? टू बोथ internal as well as external users of accounting information. Here the question rise, क्या कि सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है? तो मैं इस पर अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहा. इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में ये पॉइंट आएगा तो मैं वहीं इसको डिस्कस कर लूंगा. इन सिंपल वर्ड्स, internal and external users of accounting information are called stakeholders. These are the persons who are interested in any manner, either internally or externally. They have interest in our organization. सही है? हाँ, यस एग्जैक्टली शुएब. ये इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर किसी ना किसी तरह हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कस्टमर हमारे बिजनेस से इन्वॉल्व है, लैंडर बैंक जो है वो हमारे बिजनेस से किसी ना किसी तरह. स्टेक होल्डर, STAKE, स्टेक होल्डर. ओके माय डियर, बिल्कुल प्राइवेट होती है ताहा नईम साहब, क्यों नहीं होती. लेकिन बात यह है कि अगर बिजनेस अपना प्रॉफिट बताएगा नहीं, पब्लिक को शो नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? क्या ख्याल है? यस, शेयर होल्डर जो होते हैं ना मशहूद, वो सिर्फ बिजनेस के ओनर्स होते हैं. यानी जो कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है वो बिजनेस का ओनर बन जाता है. ठीक है, उसे कहते हैं शेयर होल्डर. कंपनी की बात हो रही है, हालांकि मैंने फर्स्ट ईयर में कंपनी नहीं पढ़ानी. वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फर्स्ट ईयर. बट स्टेक होल्डर में सिर्फ शेयर होल्डर नहीं आते, स्टेक होल्डर्स में ओनर्स भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाती है. अभी मैं आऊंगा ना इस पर मेरा बेटा, वरना फिर हमारा वक्त जाया हो जाएगा. मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आप लोगों को जवाब दूं, बट फिर हम इस तरह अपना सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे ना. तो क्या ख्याल है, मैं आगे बढ़ूं? इजाजत है? अब कहता है इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका मतलब है इन दिस फेज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. अबीर, आपको आपने जो लिखा था चैट में मुझे अच्छे से याद है, आपने क्लासिफिकेशन में ही लिख दिया था आई थिंक ट्रायल बैलेंस वगैरह. तो अब मेरा ख्याल है आपको ये क्लियर हो गया कि इन समराइजिंग फेज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस account, and we will prepare balance sheet. What is balance sheet? Statement of financial position, that what we have today, what we have to pay from what we have क्या कहना चाहिए कि हम what we owe from others. ये तमाम बातें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगी. और मुझे एक वीडियो शो करनी है, डेबिट क्रेडिट अभी थोड़ा दूर है मेरा बेटा एमन. ठीक है, ट्रायल बैलेंस देखो तारिक, ट्रायल बैलेंस बना किससे? वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से जो आपने कहां से एक्सट्रैक्ट की थी इन द फेज ऑफ रिकॉर्डिंग. आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को जर्नल में, जर्नल से एक्सट्रैक्ट करके आप उसे लेजर में लाए, लेजर में लाए तो वो क्लासिफाई हो चुकी थी. और फिर क्लासिफाई करने के बाद अब आपने उसे लेजर से उठाया और आपने एक और नई चीज बना ली, दैट इज ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस जो बना ये है फंक्शन ऑफ समराइजिंग, एंड द लास्ट फंक्शन इज इंटरप्रेटिंग. मैंने कल इंटरप्रेटिंग का बताया था वर्ड, मैं डेफिनेशन कल अल्हम्दुलिल्लाह समझा चुका हूं. बट व्हाई आई एम डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अगेन?
क्योंकि डेफिनेशन में हम सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग बताते हैं, बट व्हेन वी स्टडी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग क्लियर हो रही है। जिन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है उन्हें पूरी अकाउंटिंग याद आ रही है कि अकाउंटिंग में हाँ हम जर्नल बनाते थे, लेजर्स बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, एडजस्टमेंट बनाते थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि इंटरप्रेटिंग का मतलब मैंने बताया था टू रिप्रेजेंट। तो अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रेट्स द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इन अ मैनर दैट द एंड यूजर्स कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। अब वो मैंने कहा था कोई डॉक्टर साहब हो चाहे चाहे वो कोई इंजीनियर हो, अकाउंटिंग इस तरह से रिकॉर्ड डेटा को रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों कि वो डिसीजन मेकर जो है एक मीनिंगफुल जजमेंट के तहत डिसीजन ले सकता है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन and profitability of the business. It also provides data for information of future policies and plans. ओके जी, एमन ने तो कह दिया। अच्छा, क्लैरिफाई करना है किसे? यानी आप ये एमन ये कहना चाह रही हैं आप कि ये इंटरप्रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लैरिफाइंग। Up to some extent we can say, but interpreting is basically a representation of data in a manner that every common man is able to understand that data which have been processed। देखे ना, ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक कॉमन मैन तो नहीं कर सकता। इसके लिए तो उसको ये आर्ट सीखना पड़ेगा। ही और शी हैज टू स्टडी अकाउंटिंग। तो जब वो ये सारी चीजें कर लेगा तो उसके बाद वो फिर इंटरप्रेट करने के काबिल होगा। और व्हेन ही विल और ही और शी विल इंटरप्रेट, then the common man will be able to understand what the accounting what the accounting produce, what is the result produced by the accounting. Why interpretation is not first then of summarizing? Okay, तारिक आजम साहब कहते हैं कि इंटरप्रेशन जो है वो समराइजिंग से पहले क्यों नहीं है। बात यह है कि भाई आपने अपने डेटा को समराइजिंग से पहले क्या था, लिंक तो बनाना पड़ेगा ना। शुक्र है आपने ये नहीं बोला कि समराइजिंग से पहले ये क्यों नहीं है सर। समराइजिंग से पहले रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है, या समराइजिंग के बाद रिकॉर्डिंग है। तो बात यह है आप अपना क्वेश्चन तो प्लेस कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। बात यह है कि आप इस जुमले को तो पढ़ें तारिक आजम साहब। मेरा ख्याल है आप सवाल प्लेस तो करते हैं, और ठीक है, प्लेसिंग क्वेश्चन इज योर बेसिक राइट, बट माय डियर स्टूडेंट प्लीज ये पढ़ तो लें क्या लिखा है। दिस इज कंसर्न विद प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा। और यहाँ पे इंटरप्रेट किसे करेंगे आप, जो आप बना चुके होंगे उसी को इंटरप्रेट करेंगे। क्या ख्याल है? आप जब आपने कोई चीज बनाई नहीं है, आपने तो सिर्फ गैदर किया है एक जगह डेटा को। नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से समझें इसको, परेशान ना हो मेरी बात को लेके। देखिए मैं समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं। इन द सेकंड फंक्शन when we were talking about classifying या क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमने कोई रिपोर्ट थोड़ी बनाई थी, हमने कोई चीज प्रोड्यूस थोड़ी की थी। हमने रिकॉर्डेड डेटा को लेकर एक जगह गैदर कर दिया था, और फिर उस डेटा से हमने फर्दर क्या किया कि हमने उसे समराइज करके और एक रिपोर्ट बना दी। अब ये रिपोर्ट इस तरह की होनी चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद इंटरप्रेटर को, इंटरप्रिटेशन करने वाला इस तरह से इसे पेश करे कि हर इंसान को समझ आए। इंटरप्रिटेशन इज द एनालिसिस ऑफ समराइजिंग डेटा। यस एग्जैक्टली, ये जो चीजें बनाई हैं इसकी इंटरप्रिटेशन इसी तरह होती है ना कि उसकी जजमेंट जो हो वो राइट डायरेक्शन में हो जाए। अगर आपने ये चीजें गलत बनाई हैं तो इसका मतलब है आपने इंटरप्रिटेशन सही नहीं की। अगर आपने चीजों को गलत रिप्रेजेंट किया है तो आप रॉन्गफुली आप जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि जो डिसीजन मेकर है वो गलत डिसीजन ले लेगा, वो इन्वेस्टमेंट करके स्टक हो जाएगा, रोएगा बाद में कि मैंने कहा क्या किधर इन्वेस्टमेंट कर दी। हमने बहुत टाइम लगा दिया इसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स पे आ रहा हूं। ऑब्जेक्टिव्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैंने ये 2 प्रेजेंटेशंस यहाँ शेयर किए हैं आपके साथ। ये वाली पिक्चर मुझे अंदाजा है थोड़ी सी मुश्किल होगी शायद देखने में। मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे पता है ये बहुत ब्लर है, मैंने बड़ी कोशिश की बट ये हो नहीं रही थी मुझसे ना। मैंने बहुत कोशिश की और पिछले 2 दिन से कोशिश की लेकिन नहीं हो रही।
कह रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको फौरन इसलिए समझ आ जाएगा क्योंकि देखें बुक कीपिंग, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस डिस्कस हुआ। एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में हमें रिजल्ट भी तो चाहिए, हम जानना चाहते हैं ना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है तो वहां मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनते हैं, हम ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ते हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है। फिर इसी तरह एसरटेनमेंट, ये वर्ड क्या है, एसरटेनमेंट, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं स्पेल कर देता हूं, ASCERTAIN, एसरटेनमेंट, यस, टू बी डिटरमाइन, टू बी कंप्यूट, सही है, हमें कंप्यूट करना है, डिटरमाइन करना है, मालूम करना है। तो एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या करती है, मैंने बताया था ना पीछे ही अभी आपको फंक्शंस में, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ बिजनेस, कि टुडे व्हाट यू हैव टुडे, हाउ मच कैश यू हैव टुडे इन योर हैंड, how much cash is in your bank, how much furniture do your business have, how much amount you have to pay, how much you have amount you have to take। तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही होती हैं बैलेंस शीट के थ्रू। हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बिल्डिंग की वर्थ कितनी है, ये सारी चीजें मेरे बच्चों आपको पता चल रही होती हैं फाइनेंशियल पोजीशन से। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। ये अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स में है कि जो ये तमाम काम करने के बाद इसे कम्युनिकेट भी करती है मुख्तलिफ तरह के यूजर्स को, किस शक्ल में, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की शक्ल में। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, अगर ये मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। और ये मैंने इसको इसीलिए जानबूझकर यहाँ एक राइटिंग की शक्ल में भी प्रेजेंट कर दिया, और बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है, अकाउंटिंग करने से हासिल होने वाले फायदों में हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग करने के मकासद, अगर उर्दू का सही लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो अकाउंटिंग करने के मकासद में मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। टू असेस द टैक्सेबल इनकम एंड द सेल्स टैक्स लायबिलिटी, बिजनेस की कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, बिजनेस को टैक्स पे करना है या नहीं करना, और इसी तरह बिजनेस ने जो प्रोडक्ट सेल की हैं उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है तो हाउ मच सेल्स टैक्स वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट institutions. The next point is to provide requisite information to different parties. बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स में आता है, बिल्कुल मैंने पिछली शीट में प्रेजेंट किया मिनाल, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन करता है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में है, लेकिन अब यहाँ सारे नहीं लिखे हुए ना, क्योंकि मैं पिछली शीट में शो कर चुका हूं मेरा बेटा, तो मैंने यहाँ कुछ राइटिंग में शो कर दी है। अच्छा चलें, फातिमा ने पूछा व्हाट इज टैक्सेबल इनकम एंड सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मैं एक एक लाइन में जल्दी से कहता हूं। देखिए मिसाल के तौर पे आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं और आपने एक बिजनेस में 5 लाख रुपीस की सेल की और वो सामान जो आपने बेचा वो 1 लाख रुपीस का था, तो 4 लाख रुपीस आपकी इनकम हुई। फिर आपने उस 4 लाख रुपीस में से अपनी शॉप का रेंट, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे कर दी। नाउ व्हाट यू हैव 1 लाख रुपीस लेफ्ट। If the government of Pakistan says that a business is earning more than 50,000 in a particular year, that business comes under the category of taxable business income. फिर दोबारा कहता हूं ये बात, आपने 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपीस की सेल की, जो आपने सामान बेचा उसकी कॉस्ट थी 2 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस आपको प्रॉफिट हो गया। फिर आपने उसमें से शॉप का रेंट, एम्प्लॉयज की सैलरी 1,80,000 पे कर दी, तो अब आपके पास रिमेनिंग 1,20,000 रुपीस रह गया। 1,20,000 का नाम क्या है, इनकम बिफोर टैक्स, वो इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। अब अगर गवर्नमेंट कहती है जी फातिमा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, और गवर्नमेंट से मुराद ये नहीं होती कि हम इमरान खान को जाके टैक्स देंगे, गवर्नमेंट से मुराद ये होती है मेरा बच्चा कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, लाइक गवर्नमेंट ने जो इंस्टीट्यूशन बनाया है टैक्स के लिए उसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। यस शुएब, एग्जैक्टली सही है,
टैक्स कलेक्टर एफबीआर से ही रिलेट करते हैं, सारे टैक्स कलेक्टर एफबीआर के अंडर आते हैं। अच्छा, तो क्या एफबीआर में ही जाके टैक्स जमा कराना होता है? जनाब, एफबीआर में जाके भी टैक्स जमा करवाया जा सकता है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये दो, these two banks are the only bank which collect taxes and duties on behalf of government। माशाल्लाह बहुत सवाल करते हैं आप लोग। मैं पूरी आज प्रेजेंटेशन देनी थी, लेकिन बहरहाल आपके सवाल होते हैं, और अगर मैं सवालों को आज इग्नोर करूंगा तो होगा क्या कि आने वाले दिनों में आप मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं होंगे, तो फिर अब पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपको। तो मैं आपके सवालात के जवाब इसीलिए दे रहा हूँ, चाहे कोई डेलिबरेटली तंग करने के लिए ही सवाल क्यों ना कर दे, मैं फिर भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्यों? ताकि आप मेरी फ्रीक्वेंसी पे आएं और फिर हम अच्छे से पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ें। टू प्रोवाइड रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्टीज, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि मुख्तलिफ तरह के यूजर्स को मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक ओनर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक्सेट्रा। ओके प्यार बच्चों, वक्त हमारे पास कम है, और सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो होती है ना फातिमा, वो रह गई थी, तो मैं वो भी बता दूं कि कुछ प्रोडक्ट्स पर पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन उन प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, गवर्नमेंट ने उन पर, एफबीआर ने उन प्रोडक्ट्स पर सेल्स टैक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, और जो सेलर होता है वो सेल्स टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करके हुकूमत के पास जमा करवाता है, एफबीआर को डिपॉजिट करवाता है। तो जो टैक्स हमने कलेक्ट किया, जो सेल्स टैक्स हमने कलेक्ट किया फ्रॉम द कंज्यूमर, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिपॉजिट दैट सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। फातिमा समझ आई मेरा बच्चा? नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं भाई। आप साइंस के, यकीन करें, आप कॉमर्स की स्टूडेंट भी होती हैं तो मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अकाउंटिंग न्यू सब्जेक्ट है, शायद आपके बाकी टीचर्स इतने परेशान ना हो जितना मैं परेशान होता हूं, जितना मैं कॉन्शियस होता हूं। आयशा, किस चीज को एक्सप्लेन करूं? शाह सलीम कहते हैं इसमें अकाउंटिंग का क्या काम? बेटा मुझे मेरी प्रॉफिट और लॉस बताएगा ही कौन? मुझे मेरी सेल्स की करेक्ट फिगर बताएगा ही कौन? शाह सलीम, सारी सेल्स को एक जगह प्लस करूंगा तो ही तो पता चलेगा। अच्छा, आयशा कहती है सर सेल्स टैक्स लायबिलिटी बताएं। मैं फिर कहता हूं, देखें आप लोग पिज्जा पॉइंट जाते हैं, सॉरी पिज्जा पॉइंट नहीं, पिज्जा पॉइंट पे तो शायद टैक्स नहीं है, आप पिज्जा हट जाते हैं, आप केएफसी जाते हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जहां पर हुकूमत ने कहा है कि ये तमाम चीजें जो है, इन पर जब आप कस्टमर को सामान बेचें तो आपने टैक्स कलेक्ट करना है। तो क्या करते हैं वो तमाम इदारे, व्हेन दे सेल देयर प्रोडक्ट्स टू यू, दे इंक्लूड the GST, yes, general sales tax, in the price of that product. Let's suppose if the price of the product was 100 rupees and government says that you should include 15% of your price as a GST, then the product of goods will become 115 rupees। अब आपको 115 रुपए मिलेंगे, वो 115 रुपए आपके पूरे नहीं है जनाब, उसमें से 15 रुपीज आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने हैं, ये बता करके ये मैंने मिस्टर ए हैविंग CNIC नंबर दिस, उन्हें मैंने सामान बेचा था, उनसे मैंने 15 रुपीज सेल्स टैक्स लिया है और ये मैंने आपको जमा करवा दिया। तो ये सेल्स टैक्स डिपॉजिट करवाना होती है लायबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी? सेलर की, हमारी, हमारे बिजनेस की। आयशा क्लियर हुआ? एमन एक्साइज ड्यूटी इज डिफरेंट थिंग, बहुत आगे जाके आएगी डेप्रिसिएशन के SLO में, उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। मेरा ख्याल है अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, वैसे भी 11:37 हो चुका है क्लास का टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में मेरे बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पे अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस सिर्फ आप स्लाइड्स देख लें और जल्दी जल्दी। अकाउंटिंग कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनी टाइप ऑफ यूजर, द इंफॉर्मेशन दैट अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ डिसीजन टू बी मेड। देखें इंफॉर्मेशन जो होगी, जो अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का डिसीजन लेना है। अगर कॉस्ट को कम करने से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो फिर उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैं आपको अकाउंटिंग की ब्रांचेस आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा। इन कमिंग वीक इंशाल्लाह वी विल इंट्रोड्यूस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इट डिपेंड्स। जी अबीर कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
अच्छा ओके सर कहा आपने। द इन्फॉर्मेशन दैट अ यूजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिसीजन टू बी मेड। अगर कोई शख्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को देखना चाहेगा। इसका मतलब है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है क्या कहना चाहिए, चाहेगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसे मिले। अच्छा फातिमा क्या समझ में नहीं आ रहा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं इसमें कह रहा हूं देखो अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है और ये कम्युनिकेट करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनी टाइप ऑफ यूजर। यूजर कितने तरह के होते हैं मैंने बताया था, दो, एक इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन है? बेसिकली वो लोग जो किसी ना किसी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। इंटरनली जो बिजनेस के अंदर शामिल हैं, एक्सटर्नली जो बाहर से आते हैं बट बिजनेस से लिंक है, लाइक कस्टमर्स, लाइक कंज्यूमर्स, लाइक बैंक। बैंक हमें प्रोवाइड करता है लोन, बैंक हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि जब उसने हमें लोन प्रोवाइड कर दिया तो अब वो एक हमारा एक्सटर्नल यूजर बन गया। वो चाहेगा ये देखना कि मैं अगर इस बिजनेस को लोन दे रहा हूं तो क्या इसके अंदर एबिलिटी है इस लोन को रीपे करने की। ये बात आपको फातिमा अगली स्लाइड में देखो इससे ज्यादा अच्छी समझ आएगी अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दो। तो अकाउंटेंट एडवाइस तभी तो देते हैं भाई जब वो खुद अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, या खुदा ना खास्ता उन्हें ख्वाब या नाउजुबिल्लाह वही नाजिल होती है। नहीं ना मेरा बच्चा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के नाम लिखे हैं, ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं आ रहा हूं यहाँ पर, ये देखें अगली स्लाइड पर जो फातिमा प्लीज इसको, इस स्लाइड को थर्ड और फोर्थ स्लाइड को आप देखेंगे ना तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखें ओनर्स और स्टॉक होल्डर, यानी जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर, टू इवेल्युएट ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, वो ये जानने के लिए कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं। वो यूजर्स हैं और एप्लीकेशन उनकी कि वो किस लिए क्या जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करने वाला क्या जानना चाहेगा? अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने में मदद मिलेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। फातिमा क्लियर हुआ कुछ? फातिमा इज इट क्लियर? थोड़ा सा हाँ आइडिया तो हो रहा है ना, आइडिया डेवलप होना चाहिए, फिर आप खुद एक बार इसको देखेंगे तो जरूर समझ आएगा। मुझे पता है मैंने अपना पेस बढ़ा दिया है बट वक्त की जरूरत है मेरा बेटा, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। ओके फिर प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस लिए? मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों है? टू प्लान एंड कंट्रोल। एम्प्लॉइज यूनियन ऑफिशियल्स को जरूरत क्यों है? क्योंकि वो निगोशिएशंस करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी सैलरीज से रिलेटेड। जब बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा तो वो यकीनन रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से, हायर मैनेजमेंट से, सीनियर मैनेजमेंट से कि एम्प्लॉइज की सैलरीज को रेज किया जाए। लैंडर्स और सप्लायर्स कौन होते हैं? जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें गुड्स ऑन क्रेडिट उधार पर बेचते हैं। तो जब वो हम उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हमारी क्यों जरूरत होगी? क्योंकि वो इवैल्यूएट करना चाहेंगे हमारी क्रेडिट रेटिंग, कि अगर हम उधार पे लेते हैं तो हम लोगों के पैसे वक्त पे वापस करते भी हैं या नहीं, या हमने पिछले 5, 6, 8 लोगों के पैसे खा लिए हैं और हमने उन्हें पैसे अदा ही नहीं किए। मैं प्योर उर्दू जुबान में बात कर रहा हूं इसलिए कि आप बिल्कुल आसानी से अपनी बात समझा भी सकूं और आप समझ जाएं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ऑडिटर्स की जरूरत बहुत आगे जाके होगी मशहूद, जब हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे तो फिर हम उसे ऑडिट करवाएंगे, और ऑडिट का मतलब एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद फिर किसी के सामने पेश करेंगे। तभी तो ये सब लोग मानेंगे कि हाँ ये रिकॉर्ड्स परफॉर्म, ये रिकॉर्ड्स एक्यूरेट हैं, ये रिकॉर्ड्स बिजनेस की करेक्ट पिक्चर शो कर रहे हैं। ठीक है, मशहूद को समझ आ गया, वेरी गुड। गवर्नमेंट एजेंसीज, government agencies, economic planners or consumer groups, government agencies, economic planners or consumer groups to evaluate tax liabilities, to approve new issues of stock and bonds। stock and bonds सेकेंड ईयर से रिलेटेड टॉपिक है, बस यूं समझ लो गवर्नमेंट एजेंसीज क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगी। मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी और इनकम टैक्स, जो अभी बात हो रही थी टैक्सेबल इनकम, वो अब और क्लियर हो जाना चाहिए। इसलिए कि गवर्नमेंट एजेंसीज जब हमसे हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेगी तो वो ये डिसाइड कर सकेगी कि अगर ये बिजनेस कह रहा है कि इनको प्रॉफिट 1,20,000 हुआ तो आइदर ये करेक्ट है
या रॉन्ग है, वो करप्शन को भी चेक करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो अबीर, बिल्कुल सही। वो चेक करेगी गवर्नमेंट एजेंसी, और गवर्नमेंट एजेंसी कौन है? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। स्टेट बैंक भी हो सकता है, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। तो वो चेक करेगा कि हमने अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस बताया है, उसकी बेसिस पर फिर वो टैक्स कैलकुलेट करके चेक करेगा कि हमने उतना टैक्स पे किया या नहीं किया। तो ये तमाम कौन? ये तमाम यूजर्स हैं, और इन तमाम यूजर्स को इन कॉन्टेक्स्ट में जरूरत पड़ती है। अगली स्लाइड इससे भी अच्छी है, अगर आप उसे देख लें। लाइबिलिटीज लोन होती हैं, एग्जैक्टली आयान, लाइबिलिटीज लोन ही है मेरा बेटा, वो लोन जो हमने लिया हुआ है। क्योंकि लोन जो है ना वो दो डायरेक्शन में हो सकता है आयान। एक, हमने लोन किसी को दिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन वो लोन जो हमने लिया हुआ है दैट इज आवर लाइबिलिटी। सही है मेरा बेटा? ये आप पढ़ेंगे ना फातिमा बेटा, आपसे स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि आपने खुद मेंशन किया कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो बाकी साइंस के स्टूडेंट्स भी अगर इन 4 लाइनों को पढ़ेंगे, आई होप वो बहुत क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह कि क्रेडिटर्स और लैंडर्स टू असेस वेदर द बिजनेस कैन पे फॉर इट्स गुड्स और क्रेडिट और रीपे इट्स लोन। मेरा ख्याल है ये पॉइंट पढ़ के आप बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात कि क्रेडिटर्स और लैंडर्स को क्यों चाहिए। जी अब्दुल मोइस, ये वाली बात पढ़ के समझ आती है? ये बताएं कि क्रेडिटर्स और लैंडर्स को आखिर क्यों चाहिए इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की, ताकि वो ये जान सकें, टू असेस, क्या जान सकें? वेदर द बिजनेस विल पे और नॉट, वेदर द बिजनेस